प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके फंक्शन का लेक्चर नंबर 8। और बच्चों आज हम कुछ नए फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों जैसा कि यदि आपको याद हो कि हम पिछले कुछ समय से फंक्शंस के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमने भाई फंक्शन क्या होता है, बनाया कैसे जाता है, उसका रेंज और डोमेन, उनके ऊपर काफ़ी हमने चर्चा की है। उसके बाद वे फंक्शन कितने टाइप के होते हैं उनके ऊपर बच्चों हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको भी जो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उनके ऊपर चर्चा की है। तो आज इस लेक्चर में बच्चों हम चर्चा करेंगे आपके एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी फलनों के ऊपर। और उसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिदमिक फंक्शन, उसके ऊपर हमारी चर्चा थोड़ी लंबी भी रहेगी। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। चरघातांकी फलन क्या होता है? इस वर्ड को देखो आप, इसके यदि मैं दो पार्ट कर दूं, चलिए यानी आपका वेरिएबल घातांक, यानी एक बार तरीके से पावर मान लो कि यदि कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए, क्या जाए? कांस्टेंट की पावर में यदि आपका वेरिएबल आ जाए तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं या चरघातांकी फलन कहते हैं। बात समझ आई? आराम से दोबारा समझिए कि यदि आपका कांस्टेंट की पावर में क्या जाए? वेरिएबल, यानी वेरिएबल यदि आपका पावर में लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? चरघातांकी फलन कहते हैं। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है e⁻x और एक होता है ax। हालांकि दोनों का ग्राफ सेम होगा, लेकिन थोड़ी सी इसकी क्वालिटीज में अंतर होता है। ठीक है, तो आपके कितने तरीके के चरघातांकी फलन है बच्चों? यहाँ पे दो तरीके के, एक होता है e⁻x और एक होता है a⁻x। e जो बच्चों है उसकी वैल्यू 2.71 के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसकी आगे भी होती है, 7.1287 के आसपास कुछ ऐसी होती है। हाँ, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 2.71 के आसपास ज़्यादातर लेते हैं। ये एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसके ऊपर स्टडी करना हमारा ज़्यादा जरूरी रहेगा। बच्चों ए की पावर जो एक्स फंक्शन है, ये आपका आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉग, इन समय हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एनी कोई कांस्टेंट बिलोंग फ्रॉम आर, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, लेकिन हम जो मोस्टली स्टडी करेंगे वो ग्रेटर देन 0 वाले केस की ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ग्रेटर देन 0, क्यों? ई तो फिक्स है, ई तो आपका फिक्स है। अब आप कहोगे सर कि ए ग्रेटर देन 0 क्यों लिया? आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो जाना चाहिए यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन 0 क्यों लिया? ए ग्रेटर देन 0 बच्चों लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप x बिलोंग फ्रॉम r लेते हो, x रियल नंबर लोगे, तो यदि a नेगेटिव है तो बहुत सारी वैल्यू ऐसी होंगी जो इसके ऊपर रूट को जनरेट करेगी। करेगी या नहीं करेगी? आराम से खुद सोच के जवाब दो मुझे। देखिए, क्या बहुत सारी वैल्यू ऐसी नहीं होंगी क्या जो इसके ऊपर रूट को जनरेट करेगी? जैसे 0.5 है या 0.5 की फॉर्मेट की जितनी भी 1/2 की फॉर्मेट होगा, उन सब में रूट जनरेट हो जाएगा। तो क्या उन सब के लिए ग्राफ की कोई वैल्यू होगी? क्योंकि ये आपने पढ़ा है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर नहीं होता क्या आपका? कोई काल्पनिक संख्या होती है रूट के अंदर नेगेटिव। हाँ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपने शायद एक कॉम्प्लेक्स नंबर सुन लिया होगा कई बच्चों ने, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार सिर्फ यदि हम देखें तो इनको मैं ग्राफिकली एक बार रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। कि अभी तक मैंने आपको हमने ये नहीं पढ़ा है कि भाई इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, और तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रियल नंबर के अंदर देखो बच्चों, रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये तीन तरीके की वैल्यू होती है। यदि 0 की पावर नेगेटिव आने का मतलब है 1/0 के केस में आ जाना, और 1/0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी वजह से नंबर 1। और फिर यदि 0 की पावर 0 भी आ जाए तो भी नॉट डिफाइन है।
कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि 0 की पावर 0 1 होता है या 0 की पावर 0 0 होता है, बच्चे डिफाइन नहीं है, यानी कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि जो चरघातांकी फलन आप पढ़ोगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप पढ़ोगे, तो उसमें जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। यदि a ग्रेटर देन 0 है तब इसका डोमेन x बिलोंग R होगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई। अब बच्चों इसके हम ग्राफ को समझते हैं, इसके बारे में और चर्चाओं को देखते हैं। ठीक है, इसके ग्राफ के ऊपर भी बच्चों कुछ अलग अलग संभावनाएं बनती हैं, वो देखिए। सबसे पहले मैंने मान लिया, अभी कोई फंक्शन ले लिया मैंने f(x) इक्वल टू, एक बार मैं e की पावर x को ले रहा हूँ, e की पावर इसी के अंदर काउंट कर लेंगे हम। ठीक है, e की पावर x को स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके ग्राफ और डोमेन को। तो सबसे पहले आप ये याद रखोगे कि ये आप तभी पढ़ सकते हो जब a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हम वही केस स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, न कि इक्वल 0 और लेस देन 0। दो केस को मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, यानी 0 से छोटा और लेस। आगे देखो, तो सबसे पहले इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, वो होगा R, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कुछ बच्चे यदि इसको ऐसे लिखना चाहे तो भी ठीक है। यानी इसका जो बच्चों डोमेन होता है वो क्या होता है, R एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, हाँ, लेकिन बात आती है जब रेंज की, यानी इसके परिसर की, अब बात थोड़ी दिक्कत वाली आ जाती है कि भाई रेंज क्या होगी। बच्चे अलग अलग वैल्यू रख के देखोगे, सोचोगे कहाँ तक जा सकते हैं, है ना, जाहिर सी बात है भी, आप अलग अलग वैल्यू रखोगे, सोचोगे। लेकिन बच्चों थोड़ा सा यदि वैल्यू रखने के बजाय हम थोड़ा अलग तरीके से यदि इसको सोचने की कोशिश करें, यदि हम थोड़े से अलग माइंड को लगाएं इसके ऊपर, ये सोचने के कि भाई इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले आप देखो कि ए जो आप ले रहे हो वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ए जो बच्चों में ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव नंबर है ना, और हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई पॉजिटिव नंबर की कितनी भी पावर हो वो पॉजिटिव रहेगा। बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर की कितनी भी पावर हो वो सदैव क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो इस वजह से इसका डोमेन या तो R पॉजिटिव लिखा जाएगा या कुछ ऐसा 0 to इन्फिनिटी, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। बात समझ आ गई? इसका कुछ ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्या, R पॉजिटिव या 0 to इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके से बच्चों में इसको लिखूंगा। रेंज समझ आ गई होगी। हाँ, R पॉजिटिव में बच्चों में बार बार बोल चुका हूँ आपको कि कुछ बच्चे R पॉजिटिव का मतलब ये लेते हैं, तो बच्चों ये नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है R पॉजिटिव यूनियन 0, क्योंकि 0 न तो पॉजिटिव के अंदर काउंट किया जाता है, न 0 को नेगेटिव के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों सबसे पहले बताओ, रेंज और डोमेन से रिलेटेड कोई डाउट है? ये अप्रोक्सीमेट 0 आएगा भाई, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। अब अप्रोक्सीमेट 0 कब आएगा, वो सब बातों पे हम चर्चा करती हैं। तो ये तो बच्चों अब इसके ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं। डोमेन और रेंज फिक्स है, सी ए की वैल्यू कुछ भी हो बट ग्रेटर देन 0 नहीं चाहिए। ठीक है, डोमेन बच्चों R फिक्स रहेगा, रेंज भी फिक्स रहेगी। ठीक है, रेंज भी फिक्स रहेगी चाहे कितनी भी हो, ये हो ए की वैल्यू कुछ भी हो, हाँ, लेकिन 0 से बड़ी तब है, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों इसके अंदर जो मैंने 2 केस कहे हैं हमें स्टडी जो करने हैं, उनके लिए पहला केस ये होगा कि ए, ये कि जब ए 0 से तो ग्रेटर हो बट लेस देन 1 हो, तब थोड़ा सा ग्राफ अलग आ जाता है। ई का ग्राफ मैंने आपको कहा था भाई मैं नहीं लूँगा कि जो ए ग्रेटर देन 1 लूँगा ना तो ई का ग्राफ उसके अंदर शामिल हो जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू जो मैंने आपको 2.7182 के आसपास कुछ बताई है, 2.7128 कुछ ऐसी, वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 के केस में आ जाती है। भाई ए ग्रेटर देन 1 लेंगे तो उसके केस में आ जाएगी, तो स्पेशल लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके थोड़ी सी ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाई आप सब जानते हो कि यदि 1 से इसमें 0.7 है, उसका स्क्वायर करूँगा 0.49 आएगा।
0.49 यानी अप्रोक्सीमेट 0.5 मान लूँ, 0.25 यानी ध्यान से देखो तो जब 1 से छोटा नंबर है तो जैसे जैसे इसकी पावर मैं बढ़ा रहा हूँ रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, कम होता आ रहा है, समझ। यानी जैसे जैसे x टेंड टू इन्फिनिटी होगा y टेंड टू 0। ये टेंड टू का मतलब क्या, वो लिमिट के केस में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इतना देखो कि जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूँ y क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा। जैसे मैं मान लो इसकी वैल्यू 0.25 है, इसकी स्क्वायर करूँगा यानी एक तरीके से इसकी पावर 4 होगी ना, इसकी स्क्वायर करूँगा तो इसका आ जाएगा 0.0625 यानी वो कितना कम आ गया, 0.25 से 0.6 यानी 25 से 6 पे आ गया, तो कम होती जा रही है। और इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा कि जब x 0 की ओर जाएगा तो y, अब आप कहोगे सर क्यों, तो 0.5 की पावर जो -2 है इसको मैं क्या लिखूँगा 1.25 पॉइंट आया 0 तो ये 4 आया, यानी नेगेटिव में जाने का मतलब, सॉरी 0 की ओर नहीं, नेगेटिव में जाने का मतलब 0 की पावर तो 1 होती है, x टेंड टू -इन्फिनिटी जाएगा तो ये प्लस की ओर जाएगा। इतनी बात यदि बच्चों आपके समझ आ जाती है तो आप इसका ग्राफ बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो याद रखना मैंने कौन सा केस लिया, जब आपका a लेस देन 1 हो, उस कंडीशन में x प्लस अनंत पे और की ओर वापस जाओगे, यानी x का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो y का मान 0 की ओर आता जाएगा, ठीक है, और x का मान माइनस की ओर लेके जाओगे तो y का मान क्या होगा, अनंत की ओर। तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, फिर ये आपकी -x, ये x, ये आपका y में -y, 0 पावर 1 होती है तो नेगेटिव में आपका ग्राफ अनंत की ओर जाएगा ऐसा, और पॉजिटिव में आपका ग्राफ क्या आएगा 0 की ओर, यानी ये बच्चों इसके पास आता जाएगा, इसे एकदम तो टच नहीं करेगा इसको, लेकिन एकदम इतना पास आ जाएगा कि हमें ये लगेगा भी हाँ इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों मैं हट जाता हूँ, ग्राफ को देख लीजिए, ये ग्राफ y इक्वल टू a की पावर x का है, कब, जब a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। एक बार आराम से देखिए, तो बताइए बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ग्राफ समझ आ गया होगा या कोई डाउट है। याद रखना नॉर्मली बच्चों को सोचने वाली बात है कि एक से छोटी संख्या की जब आप पावर बढ़ाते जाते हो वो 0 की ओर जाती है, ठीक है, और उसकी पावर जैसे जैसे आप कम करते जाओगे वो बढ़ती जाएगी। तो ये इसी कंसेप्ट का मैंने यूज किया है, बढ़ाने का मतलब प्लस अनंत की ओर जाना और घटाने का मतलब है माइनस अनंत की ओर जाना। यानी जब मैं पावर को प्लस अनंत की ओर लेके जाऊंगा तो वो रिजल्ट 0 की ओर आएगा। तो जैसे देखो x इधर प्लस अनंत की ओर आ रहा है तो ये देखो ग्राफ आपका y नीचे की ओर आ रहा है, और यदि x माइनस अनंत की ओर जा रहा है तो ग्राफ ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। और कोई भी नंबर हो पॉजिटिव उसकी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 1। कोई डाउट है बच्चों, क्लियर हो गया। एक और रह जाता है केस जब आपका ये एक ग्रेटर देन 1 हो, 1 के ऊपर तो फिक्स हो जाएगा ना 1, फिर तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ना, वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। और जब बच्चों a आपका ग्रेटर देन 1 होगा, a ग्रेटर देन 1 का मतलब सारे केस कोई भी वैल्यू हो वो सारी ले रहा हूँ मैं, तो यानी जो e की पावर x है वो इसी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 के केस में मैं e की पावर x का ग्राफ स्टडी करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य e की पावर x को समझना है, ठीक है। तो बच्चों इसको इरेज कर दूँ और समझिए आगे। e की जो बच्चों मैंने आपको पावर बताई है, वैल्यू वो है 2.7। एक बार मैं ये मान के चलता हूँ, एक बार जो इसकी स्क्वायर करूँगा मैं e स्क्वायर यानी 2.7 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ये 729 के आसपास होता है ना।
तो ये हो जाएगा 7.29। इसका फिर स्क्वायर करूँगा तो 7 का स्क्वायर 0.29 तो आगे है, दादू 7 का स्क्वायर 49, यानी e की पावर 4 की जो वैल्यू है वो 49 से अबव ज़्यादा आ रही है। तो अब देखो इसकी पावर और बढ़ाऊंगा तो सोचो कहाँ तक जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर पता चल जाती है कि जब मैं x को अनंत के पास लेके जा रहा हूँ, यानी जैसे जैसे मैं इस फंक्शन के अंदर x को बढ़ाता जाऊँगा y भी बढ़ता जाएगा। x 0 के ऊपर y 1 आना ही है, और x को जब मैं घटाता जाऊँगा तो y भी घटता जाएगा। अब घटता जाएगा क्यों भाई, कम क्यों होता जाएगा, क्योंकि पावर e की वैल्यू ई की वैल्यू जैसे मान लो मैंने -2 ली है तो ये 1/e की स्क्वायर हो जाएगा ना। e की पावर 4 49 है, -4 होगा 1/49 के आसपास भाई इसे। तो ये देखो कितना कम हो जाएगा, तो वैल्यू इसकी कम होती जाएगी नहीं होती जाएगी। तो जो बस इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है। हाँ रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ पॉजिटिव नंबर के बच्चों कोई भी पावर हो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई हो तो अब इसके ग्राफ के ऊपर स्टडी करते हैं। ये आपका x -x y -y, ठीक है, ये आपका 1। तो इसका ग्राफ कुछ उससे रिवर्स हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा। इस तरीके का बच्चों आपका y = e की पावर x का ग्राफ होगा। आराम से एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये ग्राफ आपको याद रखना है। ये नहीं है बच्चों, कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं भी जो आप याद रखो या बना सकते हो, लेकिन ये ग्राफ तो एनी टाइम आपके माइंड में फीड रहना चाहिए। ये नहीं है कि भूल जाओ कि आज याद है कल नहीं है, ऐसा इसके अंदर नहीं करना है। इसके ग्राफ को आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है। आराम से इसको देख लीजिए, कोई डाउट है मेरे को बता दीजिए। माइंड में फिट हो गया होगा। हाँ, उस वक्त ग्राफ ऐसा था, अब ग्राफ रिवर्स है। बस यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी मान थोड़ी सी अगर ढंग से याद रह जाए ना तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के इस लेक्चर छोटा रहेगा अपना ये। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो दो बातें मैंने आपको बताई है वो बच्चों आपको स्पेशली याद रखनी है। चरघातांकी फलन क्या होते हैं, बाकी बच्चों घात के ऊपर जो भी पावर है उसके ऊपर सब आप जानते हो भी पावर का मल्टीप्लाई कब होता है, डिवाइडेशन कब होता है, वो सब। हाँ, e की पावर x का बच्चों थोड़ा सा आपको बेसिकली मतलब याद रखना है। इसकी रेंज दोबारा लिख लेता हूँ, डोमेन इसका r होगा, इसकी जो रेंज है वो होगी कुछ ऐसी 0 to पॉजिटिव या r पॉजिटिव, कुछ ऐसा। और e की पावर x का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा, वो आपको याद रखना है। ये डॉट डॉट तो सिर्फ स्पेशल दिख जाए आपको इसलिए, बाकी ऐसे रेगुलर ही चलना है आपका। ये लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों बात। तो आज के लेक्चर में जितना भी बच्चों मैंने आपको बताया वो सब आपको याद रखना है। रेंज, डोमेन, उनके कॉन्सेप्ट को, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज है। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा लॉगरिदमिक फंक्शन पे रहेगा। तो बच्चों आगे बहुत ज़्यादा आपके शायद एक प्रश्नावली है, पूरी एक चैप्टर ही है लॉग का। लॉग का एक चैप्टर रहेगा और बहुत बढ़िया एक बच्चों कॉन्सेप्ट है लॉग का। यदि समझ आ जाता है तो हमारे आगे बहुत हेल्प रहेगी, आपके 12th क्लास के लेवल पे तो बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, क्योंकि वहाँ पे बच्चों डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारे फंक्शन है जो लॉग के क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको आपको बहुत बारीकी से एक एक बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट फुल बर्डन वाला रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।